हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल सी एक्सक्लूसिव के अंदर। आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सी एक्सक्लूसिव पे देख रहे हो, ऊपर आपको टाइटल दिख रहा है वो एएफएलएम दिख रहा है। एएफएलएम मेरा ब्रांड है विच इज कॉमन फॉर सीएसईएस सीएम में तीनों स्टूडेंट्स के लिए। मेरा अलग से चैनल है एएफएलएम, वो सीएसईएस सीएम में तीनों के लिए है। और ये चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो सी एक्सक्लूसिव, ये खाली सीए स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो के अंदर मैं सीए फाउंडेशन के लिए जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है मैं वो लेके आया हूँ। बेसिकली ये आपका आरटीपी है सी इंस्टीट्यूट का, और पेपर से 6 महीने का गैप डालकर उससे पहले तक की जितनी अमेंडमेंट है वो आती हैं, आपके पेपर में रेलेवेंट होती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये बताऊं तो अगर आपका नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए 30 अप्रैल 2020 तक जितनी भी अमेंडमेंट आई हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल हैं और वो आपके आरटीपी में डाली हुई हैं। ये देखो, पेपर का नाम है आपका बिजनेस लॉज। अब स्पेलिंग देख लो, या मैंने कुछ नहीं करी, आईसीआई की स्पेलिंग है, बिजनेस लॉज की स्पेलिंग देख लो, एस पहले लॉ बाद में। या आईसीआई का आरटीपी है एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। इसमें बिजनेस लॉ के अंदर ये अमेंडमेंट आई है और बिजनेस लॉ में भी स्पेसिफिकली सिर्फ कंपनी लॉ में है, बाकी चीजों पे नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि सीए फाउंडेशन के कंपनी लॉ के अंदर, सीए फाउंडेशन के कंपनी लॉ में ज्यादा सेक्शंस नहीं है। आपको अगर पता हो कि नॉर्मली जो लॉ के अंदर है ना, नॉर्मली कंपनी लॉ के अंदर 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस हैं? सेक्शंस कितने हैं? 470। लेकिन आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में कंपनीज एक्ट के अंदर खाली सेक्शन 1 से लेकर 10 तक है। बस आपको इतना ही पढ़ना है। 1 से लेकर 149 तक 148 तक सीए इंटर में पढ़ाते हैं कंपनी लॉ के, और वो 149 से लेकर 470 तक सीए फाइनल में पढ़ाते हैं। तो आपको फाउंडेशन में खाली 1 से 10 तक पढ़ने होते हैं। तो उतने सेक्शनों में क्या अमेंडमेंट आई है जरा मैं बात करूं। इसमें आधी से ज्यादा अमेंडमेंट बहुत पुरानी है। जो बच्चे किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे ना, मेरा मानना है हर टीचर अपनी बुक में कवर कर रखी होगी, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे ये अमेंडमेंट बहुत पहले आ चुकी थी कि रेजिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट ओपीसी के अंदर ना, 1 पर्सन कंपनी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओपीसी के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि जो ओपीसी का वो है 1 पर्सन कंपनी का जो क्या कहते हैं नॉमिनी है, और वो जो उसके मेंबर है वो रेजिडेंट वगैरह होने चाहिए। तो उसके लिए ना रेजिडेंट के लिए यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, मीनिंग यहाँ पे जो लिखा है ना फॉर द पर्पस ऑफ दिस, ये जब रेजिडेंट डायरेक्टर लिख दिया, रेजिडेंट डायरेक्टर पहले तो गलत लिखा है। तुम्हारे को पहली गलती बताऊं अगर आईसीआई की, रेजिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट यहां नहीं है, रेजिडेंट डायरेक्टर कंसेप्ट सेक्शन 149 में है और वो तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं। बेसिकली यहां पे जो बात हो रही थी ना वो ओपीसी को लेकर आ रही है। इन्होंने बोला ओपीसी के टॉपिक में ऐड करना है। ओपीसी के टॉपिक में क्या होता था कि जब आप ओपीसी बनाते हो ना, 3 कंडीशन चाहिए होती है। जो ओपीसी को बनाने वाला मेंबर है और जो ओपीसी को बनाने वाला नॉमिनी है, ही मस्ट बी नेचुरल पर्सन, he must be citizen of India and he must be resident of India। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ना हम डेफिनेशन ये देखते थे कि पुराने वाले साल में, पिछले कैलेंडर ईयर में जो बंदा इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा है वो बंदा रेजिडेंट माना जाता था। पहले लॉ में ऐसा लिखा होता था 1 पर्सन कंपनी के अंदर, लेकिन वो चेंज करके कैलेंडर ईयर को चेंज करके फाइनेंशियल ईयर कर दिया था। बस यही अमेंडमेंट है, ये पहले की है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फर्क समझते हो ना। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अंदर फर्क समझते हो ना। कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, जैन से लेकर दिसंबर तक का, और ये हो गया कैलेंडर ईयर। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपको पता ही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक का होता है। तो पहले ना हम यहां पे देखते थे कि जो बंदा इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा है ना कैलेंडर ईयर, वो रेजिडेंट है। लेकिन अब वो चेंज करके कैलेंडर ईयर की जगह उन्होंने कर दिया फाइनेंशियल ईयर। ये पुरानी चीज है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। देखो, रेजिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब हम फाइनेंशियल ईयर को बेस बनाएंगे, लेकिन पहले किसको मानते थे? कैलेंडर ईयर को।
ये फर्क आया है। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया है, और वो चेंज क्या है कि इसकी पेड अप, आपको पता स्मॉल कंपनी वो जिसकी पेड अप 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने लिखा था और सच हायर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, और यहां लिखा है 100 करोड़। ये पहले लिमिट कोई और हुआ करती थी, लेकिन 10 और 100 हो गई, लेकिन ये लिमिट भी बहुत पुरानी है, ये बहुत पहले अमेंडमेंट आ चुकी है, हमारी बुक में ऑलरेडी डली हुई है। तो ये भी अगर आपके टीचर्स, आप किसी से भी पढ़े हुए, आपके टीचर्स ने ऑलरेडी कवर कर रखी होंगी, ये 2017-18 में आ गई थी ये अमेंडमेंट भी, तो ये भी बेकार, उन्होंने जबरदस्ती की डाली हुई है। नेक्स्ट, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में डेफिनेशन आई थी और अमेंडमेंट आई थी, और उसमें भी क्या आया था कि जहां जहां वर्ड टोट यहां पे लिखा हुआ था, आपको पता ना होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की मोर देन 1/2 टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करती है, तो वो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी। पहले वर्ड हुआ करता था टोटल शेयर कैपिटल, उसको चेंज करके किया गया था टोटल वोटिंग पावर। ये भी पुरानी अमेंडमेंट है जो ये आई है, ये भी इन्होंने डाल रखी है, ये भी पुरानी है। तो ये 3 अमेंडमेंट तो ऐसे जो ऑलरेडी पुरानी है, सिर्फ आपको 2 ही नहीं पढ़नी है। एक तो गवर्नमेंट कंपनी में नई अमेंडमेंट ऐड हुई है, ये गवर्नमेंट कंपनी वाली अमेंडमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर। गवर्नमेंट कंपनी में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है, उस एक्सप्लेनेशन को अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी थी, मैं उस वीडियो को इस वीडियो में मर्ज कर दूंगा, और उसके तहत मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट कंपनी के अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या है। ये दिखने को ये 2-3 लाइनें ऐड हुई है गवर्नमेंट कंपनी में, दिसंबर अटेम्प्ट के नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, तो ये समझनी है। ये नई अमेंडमेंट है जो आई है 3/3/2020 को आई है, नई अमेंडमेंट है, और एक निधि कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई है, बस यही अमेंडमेंट है। टोटल के 3 तो पुरानी थी, ये 2 नई आई हैं। इसके बाद तो अगर हम तुम नीचे देखोगे तो इसके बाद तो बस फिर वो जो क्वेश्चन आंसर डालते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वही सब है, तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो आरटीपी में सॉल्व नहीं कराऊंगा। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हमारी बुक में ऑलरेडी आरटीपी एमटीपी के सारे पास्ट अटेम्प्ट, आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चन विद उनके सजेस्टेड आंसर डले हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप इन आरटीपी को खोल के पढ़ोगे ना तो बहुत सिंपल है, टुच्चे टुच्चे से हैं, बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएंगे। और जो बच्चे किसी और से ही पढ़ रहे हैं तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन आरटीपीज को पढ़ के जाना, एमटीपीज को पढ़ के जाना। तो मैं आज के बेसिकली मेरी वीडियो में आज का मेन पर्पस जो अमेंडमेंट लाना है मैं वो बता रहा हूं। तो ये वाली अमेंडमेंट अभी मैं गवर्नमेंट कंपनी वाली समझाऊंगा और निधि वाली समझाऊंगा। तो पहले आप गवर्नमेंट कंपनी वाली समझते हैं, देखते हैं क्या है, फिर निधि कंपनी की देखते हैं, ठीक। तो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली अमेंडमेंट। टाइप्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में आई है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। कब आई है? 3/2/2020 को, सॉरी 2/3/2020 को, 2 मार्च 2020 को। एक चीज और बता दूं, मैं देख रहा था इस बार अमेंडमेंट्स बहुत कम आई है, मुश्किल से 10-12 पेज की अमेंडमेंट है, बेसिकली यहाँ 15 दिख रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें ज्यादा नहीं पता लगेंगी। अमेंडमेंट बहुत कम है इस बार, आपको पता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो था वो अमेंडमेंट कम आई, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर मिनिस्ट्रीज वर्क नहीं कर रही थी, उसकी वजह से अमेंडमेंट्स कम आई। सेक्शंस में तो चेंज आया ही नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट तो कोई नहीं आया, वो आए हैं जरूर, क्या कहते हैं, रूल्स में चेंज आए हैं और एक्सप्लेनेशंस वगैरह इंसर्ट की गई हैं। तो मैं अभी बात करूंगा मैं उसके ऊपर, कोई क्लैरिफिकेशंस वगैरह लाई गई हैं। अब तुम्हारे को अगर मैं बताऊं ना, तो मैं बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देख रहा था, उन्होंने 1-1 1.5 घंटे में वीडियो खत्म कर दी अमेंडमेंट वाली, क्योंकि नो डाउट अमेंडमेंट कम है, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ढंग से नहीं कराया गया। मैं भी तुम्हें इस डेफिनेशन गवर्नमेंट कंपनी पे कराऊंगा। अमेंडमेंट में देख रहा था लोगों ने 5-5 मिनट में खत्म कर दिया अमेंडमेंट को, और इसमें इतना कुछ है, इस डेफिनेशन में इतना कुछ है, इंपैक्ट इसका इतना तगड़ा है, समझने वाली चीज है। मतलब तो ले दे के मैं जो तुम्हारे को कराऊंगा अमेंडमेंट, हो सकता है 3 घंटे लग जाए, हो सकता है 4 घंटे लग जाए अमेंडमेंट्स के ऊपर। 3-4 घंटे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सारी ब्लड में घुस जाएंगी अमेंडमेंट्स, मजा आ जाएगा, एनालिसिस करेंगे डिटेल में, और फिर देखना कि इस लेवल का एनालिसिस कहां हुआ है, किस वीडियो में हुआ है, किस टीचर ने कराया है, देखेंगे। पहले अब स्टार्ट करते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, पहले तुमसे अमेंडमेंट की बात करने से पहले मैं पहले छोटा सा समझा दूं, क्योंकि जब तक वो तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें ये नहीं समझ आएगा अमेंडमेंट क्या है, तब तक तुम्हें अमेंडमेंट नहीं समझ आएगी। बेसिकली क्या होता था, लॉ कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, लॉ कहता है गवर्नमेंट कंपनी is that company, government company means a company in which 51% or more, in which 51% or more पेड अप शेयर कैपिटल। अब इसी पे खेल हुआ है, इसी वर्ड पे खेल हुआ है, इधर ही अमेंडमेंट आई है। अब जरा ध्यान देखना है
क्या होने वाला है। अभी पहले मैं इस वर्ड पे फोकस करूंगा, पेड अप शेयर कैपिटल इन विच 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर 51% और मोर की पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सीजी या पार्टली बाय एसजी या स्टेट गवर्नमेंट, एक से ज्यादा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में स्टेट तो बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के ने इसके अंदर, मैं 3-4 सिचुएशन समझा रहा हूं। केस 1, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी में 51% की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करी है, पीएससी पेड अप शेयर कैपिटल। तो क्या ये एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है, यस। केस 2, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं होल्ड करी, स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करी 51%। क्या 51% की पेड अप शेयर कैपिटल, 51% और मोर की करनी है, 51 की करी है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस। केस 3, पहले मैं बेस समझा रहा हूं कि बेस क्या है, अमेंडमेंट तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा। केस 3, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करा 30%, स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करा 21%, तो कंबाइन बन गया 51%। तो क्या अब ये 30 और 21 51, क्या अब ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस, क्योंकि पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये वो वाली कैटेगरी हो गई। केस 4, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करा 30%, डीएसजी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करा 10%, मुंबई स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करा 5%, पीएसजी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करा 10%। तो कंबाइन कितना हो गया? 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 55%। क्या अब ये गवर्नमेंट कंपनी है एक्स लिमिटेड? यस, क्योंकि इसने वर्ड क्या लिखा था यहां पे, यह वर्ड क्या था? स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे यहां पे एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, मुंबई स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, 55%। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? लेकिन ये सब क्या होल्ड कर रही हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या होल्ड कर रही हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। अब जब मैं बोलूं पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप, इसने कुछ ये नहीं बोला पेड अप इक्विटी या पेड अप प्रेफरेंस, इसने बोला पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब हो गया इसमें इक्विटी भी आ गई प्लस प्रेफरेंस भी आ गई। क्या आ गई? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ। इसका मतलब मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके अंदर टोटल में इस कंपनी के अंदर 5000 इक्विटी शेयर्स हैं एट ₹10 ईच वाले, और इस कंपनी के अंदर 5000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं एट ₹10 ईच वाले। तो 5000 इंटू में 10, 50,000, 5000 इंटू में 10, 50,000। ये बात समझ आती है? 50 के मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के, और ये जो शेयर्स है ना, ये फुल्ली पेड अप है, ये पूरे के पूरे शेयर्स फुल्ली पेड अप है, मतलब जिन्होंने भी होल्ड कर रखे हैं उन्होंने पूरा पैसा लगा रखा है, फुल्ली पेड अप है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के एक्स लिमिटेड के 3000 प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और 2500 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो इसका मतलब 3000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 30,000 के एट ₹10 और 2500 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 25,000 के। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल में कितने हो गया? 55,000। तो और टोटल कैपिटल कितनी है? 50,000 50,000 1 लाख।
तो इसका मतलब 1 लाख में से 55,000 की शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी में कितनी होल्ड कर रखी है? 55% की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है। पेड अप शेयर में दोनों आ गए, इक्विटी प्रेफरेंस, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी की 55% की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है। तो इसका मतलब ये एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कब मानते हैं? अगर 51% और मोर की क्या होल्ड कर रखी हो? पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी हो। तो आपने अगर इसमें 51% और मोर की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है, तो फिर ये क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ये बात समझ आती है? तो इसने तो कितनी होल्ड कर रखी है? 55%, और वर्ड क्या है? पेड अप, और हमने 55 पेड अप होल्ड कर रखी है, तो बात खत्म, ये एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। अब नीचे देखना हुआ क्या है। पहले क्या कहता है? सेक्शन 2 क्लॉज 45 डिफाइंस एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल है, नॉट इक्विटी नॉट प्रेफरेंस। जब ये नहीं बताया कौन सी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। आगे, इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मतलब मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, जैसे भी हमने एग्जांपल लिया, दिल्ली स्टेट, मुंबई स्टेट, सबने मिलकर लिया। और फिर ये तीसरी कैटेगरी है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। वो तो बात तुम्हें पता ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अमेंडमेंट में मैं लिटिल बिट फास्ट चलूंगा ही थोड़ा सा। तो बेसिकली मेरा, क्योंकि मैं तो एग्जम्पशन लेके चल रहा हूं कि आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, मैं स्टिल अपने एंड से जितना कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं अमेंडमेंट में मैं करूंगा। तो ये बात हो गई। अब ये अमेंडमेंट क्या है ये देखना। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द टर्म पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड। कंस्ट्रूड का मतलब होता है अंडरस्टूड। कंस्ट्रूड का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रूड मींस अंडरस्टूड, समझा जाएगा। कंस्ट्रूड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टूड। हिंदी में बोले तो समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? आगे कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। where shares with differential voting rights have been issued, where shares with differential voting rights have been issued। क्या था? अगर आपकी कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स भी इशू हुए हुए हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट कंपनी कब मानोगे? अगर वो उसके अंदर गवर्नमेंट 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड नहीं कर रही, 51% और मोर टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तब वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। अब इसका एनालिसिस समझो। मैंने जब एक टीचर की वीडियो देखी, फिर मैंने दूसरे की देखी, तो सबने पता कैसे समझा दिया कि बेटा इसको ना ऐसे रट लो। मैंने देखा, मैंने ऐसे समझाया, उन्होंने पता कैसे समझाया कि अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स हैं, डिफरेंशियल शेयर्स हैं, जो मेरे को बहुत गलत लगा कि बच्चे को समझ तो आई नहीं होगी बात, बच्चा भी रट रहा है वो भी रटवा रहे हैं। डिफरेंशियल शेयर्स हैं, तो उस केस के दौरान समझाया, तो फिर इसको ऐसे ले लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड के अंदर 51% और मोर की क्या होल्ड कर रखी है? टोटल वोटिंग पावर। तो ये एक्स लिमिटेड क्या मान ली जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। और अगर कंपनी में, ये तो कौन सा कैसा का डिफरेंशियल शेयर्स हैं, अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स नहीं है, डिफरेंशियल शेयर्स नहीं है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मान लो अगर एक कंपनी के अंदर, एक्स लिमिटेड के अंदर 51% और मोर की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है, तो ये कंपनी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। तो बेसिकली मतलब यही है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है जरा समझो। बेसिकली यहां पे क्या है, किसने यही तो बोला है कि अगर कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर हैं, तो आप उसको फिर पेड अप शेयर कैपिटल को बेस नहीं बनाओगे, आप टोटल वोटिंग पावर को बेस बनाओगे। जैसे नॉर्मली हम इसी को बेस मानते थे पहले। तो इसका मतलब अगर कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स नहीं है, तो फिर यही वाला सिस्टम चलेगा, 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल वाला। पेड अप शेयर, पीएससी क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन जब अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स हैं, तो उस केस में 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? टोटल वोटिंग पावर। ये समझाया हर किसी ने, यही मतलब है इसका। लेकिन अब इंपैक्ट समझो, ये कैसे बन रहा है, इसका एक्चुअल मतलब है क्या, एनालिसिस से समझो। पहले मैं तो तुम्हें एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि बच्चों को, वैसे मैं मान लेता कि डिफरेंशियल शेयर्स का कंसेप्ट पता होगा, लेकिन मैं स्टिल मान रहा हूं कि नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वाक्य में नहीं पता होता, रट लेते हैं। तो पहले तो अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के लिए कंपनी लॉ में जो सेक्शन है वो है सेक्शन 43, रेड विद रूल 4। सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है, उधर ही पढ़ाया जाता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ना इंडिया में दो तरीके के होते हैं,
और बेसिकली वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, क्योंकि आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स पे तो वोटिंग राइट होती ही। तो बेसिकली प्रेफरेंस पे होते हैं वोटिंग, एक्सेप्शन होती है। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि, या तुम्हारे टीचर जिससे भी तुम पढ़े हो, कि प्रेफरेंस वालों को अगर आप 2 साल तक डिविडेंड नहीं दोगे तो उन पे वोटिंग पावर आ जाएगी, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कभी कोई राइट इफेक्ट होगा तो उन पे वोटिंग आ जाएगी। इसका मतलब नॉर्मली प्रेफरेंस वालों पे वोटिंग पावर नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस वालों को 2 साल तक डिविडेंड नहीं दोगे तो उन पे वोटिंग पावर आ जाएगी, या उनका कोई राइट इफेक्ट हो रहा है तो उन पे वोटिंग आ जाएगी, अदरवाइज उन पे वोटिंग जनरली नहीं होती। तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट 2 तरीके के होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स 2 तरीके के होते हैं। देखो मैं इसको ऐसे समझाऊं या एक कैटेगरी और समझाते हैं। देखो 2 तरीके के शेयर होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स, और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अब फर्क समझना, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स का मतलब क्या है कि मान लो अगर कंपनी का एक शेयर ₹100 का है, और मान लो अगर कंपनी एक शेयर पे ₹10 का क्या देती है, डिविडेंड, और मान लो अगर कंपनी एक शेयर पे 1 वोट देती है, तो ये कंपनी का मान लो स्टैंडर्ड तरीका है। तो मान लो अगर मिस्टर ए के पास उस इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट है, और मिस्टर ए के पास उस कंपनी के, मान लो ये मैं एक्स लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, और एक्स लिमिटेड अपनी कंपनी के अंदर एक शेयर ₹100 का, उसका एक शेयर ₹10 का डिविडेंड देती है, और एक शेयर पे 1 वोट देती है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मिस्टर ए के पास 10 शेयर हैं, तो उसको 10 शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, 10 शेयर पे, एक शेयर पे 10 का डिविडेंड, 10 शेयर पे ₹100 का तो उसे क्या मिलेगा, डिविडेंड। एंड 10 शेयर पे कितने वोट मिलेंगे, 10 वोट्स। इसका एक शेयर पे 1 वोट तो 10 शेयर पे 10 वोट, एक शेयर पे 10 का डिविडेंड तो 10 शेयर पे 100 का डिविडेंड। अब मान लो किसी मिस्टर बी के पास, उस कंपनी का कोई मिस्टर बी शेयर होल्डर है, उसके पास उस कंपनी के 20 शेयर हैं, तो उसके मिस्टर 20 शेयर पे उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, अगर एक शेयर पे 10 का डिविडेंड है तो 20 शेयर पे ₹200 का डिविडेंड, ₹200 का डिविडेंड, और 20 शेयर पे 20 वोट। ये तो नॉर्मल तरीका है कि इक्वल राइट है, मतलब सबको इक्वल है। वो तो आप जितने शेयर लोगे उसके हिसाब से ज्यादा कम हो जाएंगे, किसी पे 5 शेयर है तो उस पर 5 वोट, किसी पे 10 शेयर है 10 वोट, मतलब वैसे कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। वो तो बंदे की जितनी औकात है वो उसके हिसाब से शेयर ले रहा है, लेकिन ये नहीं है कि इसने ज्यादा शेयर खरीदे तो उसको, ये नहीं है कि किसी ने अगर ज्यादा शेयर खरीदे तो उसको बोल रहे हैं अच्छा ये इसने 1 शेयर लिया तो उसको 1 शेयर पे 1 वोट देंगे, तू 10 शेयर लेगा तो 10 शेयर पे 20 वोट देंगे, ऐसा नहीं है। तू 10 शेयर लेगा तो 10 शेयर पे 10 ही वोट देंगे, वो 1 शेयर लेगा उसको 1 शेयर पे 1 वोट देंगे, मतलब 1 शेयर पे 1 ही वोट दे रहे हैं, जितने ज्यादा शेयर होंगे उतने ज्यादा वोट होंगे। मतलब पार्शियलिटी नहीं है कोई भी, सबको इक्वल अधिकार है। वो तुम्हारी क्या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे है, तुम कितने शेयर लोगे तुम्हारे को उतने वोट मिल जाएंगे, लेकिन अधिकार सबको इक्वल है। 1 शेयर पे 10 का डिविडेंड, तुम 10 शेयर लोगे तो 100 का डिविडेंड, कोई बंदा 20 शेयर ले रहा है तो उसको 200 का डिविडेंड, मतलब अधिकार सबको मिल रहा है। सबको मिल 1 शेयर पे कितना रहा है, 10 का ही मिल रहा है। सबको 1 शेयर पे वोट कितने का मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। वो तुम्हारे ऊपर, तुम जितने शेयर होल्ड करोगे तुम्हारे वोट और शेयर उतने मल्टीप्लाई, उतने वोट और डिविडेंड उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मिल सबको इक्वल ही रहा है। 10 शेयर वाले को भी 1 शेयर पे 1 ही वोट मिल रहा है, 20 शेयर वाले को भी 1 शेयर पे 1 ही वोट मिल रहा है। वो अलग बात है, इस पे 20 शेयर है तो उसको 20 वोट, उसको 10 शेयर है तो उसको 10 वोट। मगर अगर मैं आऊं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स पे, तो ये 2 तरीके के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक होते हैं हायर डिविडेंड लेसर वोटिंग राइट्स, एक होते हैं हायर डिविडेंड लेसर वोटिंग राइट्स, और एक होते हैं लेसर डिविडेंड हायर वोटिंग राइट्स, लेसर डिविडेंड हायर वोटिंग राइट्स। तो अब जरा देखो, एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे नॉर्मली कंपनी क्या कहती है, अगर कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशू करती है अपनी कंपनी के अंदर, तो वो 2 तरीके के इशू करेगी। या तो देखो नॉर्मल ज्यादातर कंपनियों में जो इक्विटी शेयर इशू होते हैं वो ये वाले होते हैं, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, जो तुम्हारे को पता ही है नॉर्मल कंसेप्ट। लेकिन अगर कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशू करती है अपनी कंपनी के अंदर, तो वो 2 तरीके की करेगी, या तो हायर डिविडेंड लेसर वोटिंग राइट्स, या फिर लेसर डिविडेंड हायर वोटिंग राइट्स। अब ये हायर डिविडेंड लेसर वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, जैसे अगर तुम्हें समझाऊं,
तो नॉर्मली देखो, तुमने अभी देखा कि एक शेयर पे नॉर्मल कंपनी एक्स लिमिटेड कितना दे रही है, 10 का डिविडेंड, और एक शेयर पे कितना वोट दे रही है, 1 वोट। अगर हायर डिविडेंड लेसर वोट राइट वोटिंग राइट वाला कंसेप्ट होगा तो कंपनी बोलेगी देखो हम दुनिया को देते हैं एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड, लेकिन हम तुम्हें देंगे एक शेयर पे ₹20 का डिविडेंड, एक शेयर पे 20 का डिविडेंड, लेकिन हम दुनिया को देते हैं एक शेयर पे 1 वोट, लेकिन आपको देंगे एक शेयर पे 0.5 वोट, आधा वोट। आपको 1 वोट नहीं मिलेगा, आधा वोट मिलेगा। तो इसका मतलब नॉर्मल बंदे को एक शेयर पे 1 वोट मिलता है और 10 रुपए का डिविडेंड मिलता है। लेकिन अगर कंपनी डिफरेंशियल शेयर्स इशू कर रही है तो उसमें वो एक ये वाला कंसेप्ट इशू कर सकती है, हायर डिविडेंड लेसर वोटिंग वाला, और वो बोल सकती है कि देखो जिन लोगों के पास डिफरेंशियल है हम आपको एक शेयर पे नॉर्मल लोगों कंपैरेटिव डिविडेंड ज्यादा देंगे लेकिन वोटिंग कम देंगे। मतलब एक शेयर पे डिविडेंड 20 का देंगे लेकिन वोटिंग आपको एक शेयर पे आधी देंगे। तो इसका मतलब किसी पे अगर 2 शेयर होंगे तब जाके उसको 1 वोट मिलेगा, क्योंकि एक शेयर पे हाफ वोट, तो 2 शेयर पे 1 वोट, 10 शेयर पे 5 वोट। लेकिन नॉर्मल बंदे को एक शेयर पे 10 का डिविडेंड मिलता था, 10 शेयर पे कितना मिल रहा था, 100। लेकिन यहां पे उस बंदे को 10 शेयर पे कितना मिलेगा, अगर उस पे ये वाले शेयर्स हैं 10 शेयर पे 200 का डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है लेकिन वोटिंग कम मिल रही है। इस वाले रूट में कौन आना पसंद करता होगा, इस वाले रूट में स्मॉल इन्वेस्टर्स आना पसंद करते होंगे। कौन आना पसंद करते होंगे, स्मॉल इन्वेस्टर्स, तुम्हारे मेरे जैसे लोग। तुम्हारे मेरे जैसे लोगों को कंपनी के अंदर हम लोग जब पैसा लगाते हैं तो हमें वोटिंग से मतलब नहीं है, हमारे लोगों को पैसे से मतलब होता है। हमें कंपनी, देखो वोटिंग से कंपनी में कंट्रोल आता है, कंपनी में रेजोल्यूशंस पास कराने हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में आ जाएगी। तो वोटिंग, जो लोग कंपनी में कंट्रोल करना चाहते हैं उन्हें वोटिंग से मतलब होता है। तुम्हारे मेरे जैसे बंदे को वोटिंग से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं हम तो बैंक में पैसा नहीं लगा रहे हैं एफडी का, हम किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो हमें तो रिटर्न ज्यादा मिलनी चाहिए। तो तुम्हारे मेरे ऐसे बंदे के लिए ये वाले शेयर्स बहुत बढ़िया है, हमें रिटर्न ज्यादा मिल रही है, वोटिंग मिले ना मिले हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले के अंदर कौन लोग आते हैं, तुम्हारे मेरे ऐसे लोग, स्मॉल इन्वेस्टर, जहां जिनको पैसे से मतलब होता है, वोटिंग से खास मतलब नहीं होता। एक होते हैं हायर डिविडेंड, एक होता है लेसर डिविडेंड हायर वोटिंग राइट्स। ये क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है, कंपनी बोलती है जी हम एक शेयर पे लोगों को क्या देते हैं, एक शेयर पे हम लोगों को 10 रुपए का डिविडेंड देते हैं। वह एक शेयर पे हम कितना डिविडेंड देते हैं, 10 रुपए का, लेकिन हम आपको देंगे एक शेयर पे ₹5 का डिविडेंड, मतलब हम आधा देंगे। लेकिन हम दुनिया को एक शेयर पे 1 वोट देते हैं, आप लोगों को हम एक शेयर पे 2 वोट देंगे। एक शेयर पे कितने वोट देंगे, 2 वोट देंगे। इसका मतलब क्या, यहां पे बंदे के पास, अगर किसी के पास 10 शेयर है तो उसको डिविडेंड तो खाली 50 रुपए का मिलेगा। देखा जाए तो इस वाले केस में नॉर्मल इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट में अगर किसी पे 10 शेयर होते तो उसको 10 शेयर पे 100 रुपए का डिविडेंड मिलता और 10 वोट मिलते। अगर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट में किसी पे ये वाले शेयर्स होते, हायर डिविडेंड लेसर वोटिंग राइट वाले, तो उसको 10 शेयर पे 200 का डिविडेंड मिलता, एक शेयर पे 20 का है तो 10 शेयर पे 200 का, लेकिन उसको वोट एक शेयर पे हाफ ही मिल रहा है, 10 शेयर पे खाली 5 वोट मिलते। लेकिन अगर वो इस वाले केस में आएगा तो यहां पे डिविडेंड क्या है, कम, वोटिंग ज्यादा है, तो उस पे अगर 10 शेयर है तो उसको 10 शेयर पे डिविडेंड तो खाली 50 रुपए का मिलेगा, एक शेयर पे 5 का, 10 शेयर पे 50 का, लेकिन उसको वोट कितने मिलेंगे, 10 शेयर पे 20 वोट मिलेंगे, एक शेयर पे 2 वोट तो 10 शेयर पे 20 वोट। इसका मतलब यहाँ पे वोटिंग ज्यादा है। ये वाले रूट में कौन आना पसंद करता होगा, ये वाले रूट में कंपनी के प्रमोटर्स आना पसंद करते होंगे। कौन आना पसंद करते होंगे, कंपनी के प्रमोटर्स। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको कंपनी के अंदर क्या चाहिए होता है, कंट्रोल। क्योंकि और कंट्रोल कैसे आएगा, कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो रेजोल्यूशन पास करा के लिया जाता है, रेजोल्यूशन पास होगा तो वोटिंग होगी, तो जिसके पास जितना ज्यादा वोटिंग होगी उस पर उतना ज्यादा कंट्रोल होगा। तो कंपनी के जो मालिक है, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रमोटर हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग जो कंपनियों के प्रमोटर हैं, तो जो लोग कंपनियों के प्रमोटर होते हैं वो लोग इस रूट में आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पैसे से मतलब नहीं होता। एक स्टेज पे पैसा मैटर ही नहीं करता। एक इंसान जब एक स्टेज पे आकर रईस हो जाता है तो उसको पैसे से मतलब नहीं होता, उसको रिस्पेक्ट से, कंट्रोल से मतलब होता है, लोग उसकी सुने। तो उन लोगों को ये वाले शेयर पसंद आते हैं, लेसर डिविडेंड हायर वोटिंग राइट वाले। एक शेयर पे 5 का डिविडेंड लेकिन वोटिंग ज्यादा मिलेगी। अब इसको लिंक करो, अब आपको इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट समझ आ गया। अब तुम जरा समझो इस कंसेप्ट को, अब तुम्हारे को मैं समझाऊं तो अब जरा देखो। अब मैं एक कंपैरिजन टेबल बना रहा हूं कि अब अमेंडमेंट के बाद इसको कैसे रीड करना है। वेयर डिफरेंशियल शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, शेयर्स आर इशूड बाय। अब अमेंडमेंट का क्या इंपैक्ट है जरा समझना। मतलब मैंने अभी 21 मिनट हो गए, देखो 21-22 मिनट हो गए, अभी तक मेरी पहली अमेंडमेंट खत्म नहीं हुई एक लाइन के ऊपर, और लोग भगा रहे थे। ऑल्दो मैं भी भगा सकता था, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि अमेंडमेंट के अंदर मेरे को कौन सा बच्चे से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है यार उसको इंपैक्ट का लॉजिक तो समझ आना चाहिए अमेंडमेंट का। अब जरा देखो, वेयर डिफरेंशियल शेयर्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी, पहला केस।
वेयर डिफरेंशियल शेयर्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी, पहली अमेंडमेंट। और दो कैटेगरी बनाते हैं, वेयर डिफरेंशियल शेयर्स आर नॉट इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी। तो दो कैटेगरी हो गई, अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स इशू हुए हैं गवर्नमेंट कंपनी में, और कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स इशू नहीं हुए। पहले मैं नॉट वाली कैटेगरी की बात करो, नॉर्मल। तो अगर आपको पता है डिफरेंशियल शेयर्स इशू नहीं हुए, तो नॉर्मल कंसेप्ट है कि मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करा है 51% की पेड अप शेयर कैपिटल, 51% और मोर होता है, तो 51% की मान लो पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करी है, तो ये एक्स लिमिटेड क्या मान ली जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। और मैंने जब तुम्हें बताया कि गवर्नमेंट कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आती है, प्रेफरेंस भी आती है, तो मान लो इस एक्स लिमिटेड की वही वाली कैटेगरी बना रहे हैं, 5000 इस कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स हैं, ध्यान से सुनना, और 5000 इस कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ध्यान से सुनना। हाय, तो 5000 इक्विटी और 5000 क्या है, प्रेफरेंस, ठीक। तो और मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के 3000 इक्विटी, अच्छा अरे अरे सब एट रुपीज 10 ईच वाले, एट रुपीज 10 ईच वाले, एट रुपीज 10 ईच वाले, और तो ये कितने के हो गए, 50,000 के। तो ये कितने के हो गए, 50,000 के, और ये भी कितने के हो गए, 50,000 के, और ये फुल्ली पेड अप है। तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के एक्स लिमिटेड के 3000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करे हैं एट रुपीज 10 ईच वाले, तो ये हो गए 30,000 की, और मान लो इन्होंने 2100 इक्विटी शेयर्स होल्ड करे हैं एट रुपीज 10 ईच वाले, तो ये हो गया 21,000। तो 30 और 21 कितना हो गया, 51,000, 51,000। इसका मतलब अगर इस कंपनी ने इस कंपनी के अंदर 51,000 की 51K की क्या होल्ड कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड के अंदर 51K की क्या होल्ड कर रखी है, 51K के, अरे देखो 1 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है इस कंपनी की, पेड टोटल पेड अप कितनी है, 1 लाख, 1 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है, उसमें से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51,000 की होल्ड कर रखी है, मतलब 51% हो गया, तो इसका मतलब ये एक्स लिमिटेड क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई। लेकिन यहां पे देखने वाली चीज क्या, हम इक्विटी भी गिन रहे थे, प्रेफरेंस भी गिन रहे थे। अब यहां आना, अब यहां आना, मान लो कि ये जो कंपनी है डिफरेंशियल शेयर्स वाली, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो अगर कंपनी ने डिफरेंशियल शेयर्स इशू कर रखे तो हम किसको बेस मानेंगे, वोटिंग पावर को बेस मानेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल को नहीं मानेंगे, वो ये कह रहे हैं। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो इस कंपनी के अंदर 4000 इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं विद डिफरेंशियल राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स वाले, और मान लो इस कंपनी के अंदर 1000 इक्विटी शेयर्स हैं विद इक्वल वोटिंग राइट्स वाले, इक्वल वोटिंग राइट्स वाले, 4000 हो गए डिफरेंशियल वाले, 1000 हो गए इक्वल वोटिंग राइट्स वाले, और मान लो इस कंपनी में 5000 प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। तो मतलब सेम कंसेप्ट है, टोटल इस कंपनी में शेयर 10,000 ही, जैसे वहां पे भी 10,000 थे, 5000 इक्विटी 5000 प्रेफरेंस, लेकिन वहां जो 5000 इक्विटी थे वो सारे इक्वल राइट्स वाले थे। यहां जो 5000 इक्विटी उसमें से 4, सॉरी मैं गलत बोल गया, 4 या डिफरेंशियल तो हो ही नहीं सकते, 4000 शेयर्स विद डिफरेंशियल, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल की भी ना लिमिट होती है, वो तुम्हें आगे पढ़ाई जाएगी। 4000 शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स वाले हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स वाले, और 1000 शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले हैं। कौन से वाले हैं, विद डिफरेंशियल वाले, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले।
तो इस कंपनी के अंदर टोटल में कितने शेयर हैं? 4000 इक्विटी शेयर विद, यार इसको साफ करके लिख दे तुम। इस कंपनी में टोटल में कितने शेयर्स हैं? इस कंपनी में 4000 इक्विटी शेयर्स हैं विद इक्वल राइट्स, शेयर्स विद इक्वल राइट्स। एंड इस कंपनी में मान लो 1000 इक्विटी शेयर्स हैं विद डिफरेंशियल राइट्स। एंड मान लो इस कंपनी के अंदर 5000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अच्छा, नॉर्मली तो टोटल में इसमें टोटल शेयर्स कितने हो गए जरा अगर देखा जाए तो? टोटल शेयर्स कितने हो गए? 10,000 ही हो गए। देखा जाए तो वही है, 10,000 ही है। वहां पे भी 5000 इक्विटी 5000 प्रेफरेंस थे, टोटल 10,000 ही थे। यहां पे भी टोटल 10,000 ही है। यहां पे भी टोटल कितने थे मैं लिख देता हूं, वहां पे भी टोटल 10,000 ही थे। और यहां भी कितने हैं टोटल में? 10,000 शेयर्स ही हैं। सेम ही है दोनों जगह, शेयर्स तो सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट वाले हैं, 1000 इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वाले हैं। और मान लो कि ये कंपनी इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स वालों को 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट देती है। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट देती है। तो इस कंपनी में टोटल में कितने शेयर हो गए? 4000 शेयर्स। तो 4000 शेयर्स इज इक्वल टू 4000 वोट्स। ये बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है? ये पहली कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट, मान लो इस कंपनी के अंदर जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स हैं, डिफरेंशियल राइट्स हैं, कंपनी उन डिफरेंशियल शेयर्स के ऊपर 1 शेयर इज इक्वल टू 2 वोट दे रही है। मान लो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स वालों को 1 शेयर पे 2 वोट दे रही है। और इस कंपनी में टोटल में डिफरेंशियल शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स इज इक्वल टू 2000 वोट्स, क्योंकि एक शेयर पे 2 वोट, तो 1000 शेयर पे 2000 वोट्स डिफरेंशियल वाले। तो टोटल में वोट कितने हो गए? 6000। 4000 ऊपर वोटिंग पावर हो गई और 2000 नीचे हो गई। और नीचे आओ, तीसरी फिर कैटेगरी कौन सी है? 5000 प्रेफरेंस शेयर्स। 5000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे जनरली वोटिंग पावर होते हैं? नहीं होती, तो नो वोट्स, नो वोट, उन पे तो वोटिंग होती ही नहीं। तो बेसिकली कंपनी में टोटल में कितने वोट हैं? 6000 वोट्स हैं। अब समझना बड़े ध्यान से। अब खेल चालू होने वाला है। वहां पे क्या था, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरी बात समझ भी आ गई हो। वहां पे क्या था कि हम इक्विटी को भी गिन रहे थे, प्रेफरेंस को भी गिन रहे थे, लेकिन इसने अब कंसेप्ट ही क्या चेंज कर दिया है, क्योंकि वहां 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल था। लेकिन यहां क्या है कि अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर इश्यू हुए हैं, तो हम क्या देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एक्स लिमिटेड के अंदर 51% और मोर की उसके पास टोटल वोटिंग पावर है या नहीं, टोटल वोटिंग पावर है या नहीं इसका। और टोटल वोटिंग पावर के अंदर जब मैं बात करूंगा तो मतलब बेसिकली जनरली प्रेफरेंस पे जनरली नहीं होते, एक्सेप्शन होती है, मैं बात की बात करूंगा। जनरली खाली प्रेफरेंस, टोटल वोटिंग का मतलब क्या होता है? इक्विटी। प्रेफरेंस पे तो जनरली होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं अब आऊंगा यहां पे, तो इसका मतलब मैं इन 5000 प्रेफरेंस को तो इग्नोर ही कर दूंगा। इनको तो मैं कर दूंगा इग्नोर, इनको तो लेना ही नहीं है। जैसे वहां मैं प्रेफरेंस को ले रहा था 51% में, लेकिन मैं गिनना ही नहीं है। तो अब जो मेरे को लेना है ना, वो जब 5000 इक्विटी शेयर्स है ना, उसके बेस पे लेना है। अब मैं 5000 का 51% नहीं लूंगा, क्योंकि 5000 51% में 5000 वोटिंग नहीं है, क्योंकि 5000 शेयर्स पे 6000 वोटिंग है, क्योंकि बेस सेम नहीं है। ये इसमें 5000 शेयर में 4000 इक्वल राइट्स वाले हैं और 1000 डिफरेंशियल वाले हैं। तो 4000 शेयर्स 4000 वोट, 1000 शेयर पे 2000 वोट्स, तो टोटल वोटिंग कितनी है? तो अगर मैं बात करूं तो एक्स लिमिटेड में टोटल वोटिंग कितने की है? 6000 की है।
टोटल वोटिंग 6000 शेयर्स की है, 6000 टोटल वोटिंग कितने हैं, 6000 वोट्स, 6000 शेयर्स नहीं बोलना, 6000 वोट्स। और ये 6000 वोट्स कितने शेयर्स पे हैं, 5000 शेयर्स पे। इन 4000 शेयर्स पे 4000 वोट, इन 1000 शेयर पे 2000 वोट, तो टोटल वोट कितने हो गए, 6000 वोट्स। तो हमें क्या लेना है, 51% और मोर टोटल वोटिंग पावर। ध्यान से सुनना, 51% और मोर टोटल वोटिंग पावर। इसका मतलब यह है कि 6000 का इंटू में अगर मैं 51% निकालूं तो वो होता है 3060। 6000 का 3060 क्या बनता है, 51%। इसका मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स लिमिटेड कंपनी के 3060 वोट देने की पावर है, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के अंदर 3000 इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स वाले होल्ड कर रखे हैं, तो 3000 इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स वाले पे 3000 वोट हो गए। और मान लो इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के अंदर 100 इक्विटी शेयर्स, ये तो एक कैटेगरी हो गई, 100 इक्विटी शेयर्स डीवीआर वाले होल्ड कर रखे। डीवीआर से मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो 100 शेयर पे कितने वोट हो गए, 200 वोट, थोड़ा स्पेस कम हो गया अब। तो टोटल में कितने वोट हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस कंपनी के कितने वोट हो गए, 3200 वोट हो गए, 3200 की वोटिंग पावर आ गई। और इनको चाहिए कितने थे, 3060 वोट, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने खाली कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, अगर देखा जाए तो टोटल में से गिन लो, 10,000 शेयर्स में से देखो तो इन्होंने खाली 10,000 में से कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, खाली 3100 शेयर होल्ड कर रखे हैं। खाली कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, 3100 शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो अगर तुम 10,000 शेयर्स के हिसाब से देखो तो इनके पास खाली 31% शेयर है, लेकिन इनके पास इन 31% शेयर्स पे कितनी वोटिंग है, इनके पास वोटिंग कितनी है, इनके पास तो वोटिंग तो भाई साहब इसके पास इनके पास वोटिंग कितनी है, वोटिंग तो बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम देखोगे तो इसमें से 5000 प्रेफरेंस को तो गिनना ही नहीं है, अगर इनके पास प्रेफरेंस होते भी तो उसको गिनते ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो हम वोटिंग पावर गिन रहे हैं, प्रेफरेंस पे वोटिंग होती नहीं, तो ये तो होगा जीरो। तो वोटिंग खाली 5000 इक्विटी में, तो इसको प्रेफरेंस को तो इस कैटेगरी में इग्नोर करके चलेंगे। तो उसका मतलब जितने इक्विटी बचे हुए हैं उस इक्विटी का अगर आपके पास 51% और मोर वोटिंग पावर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स हैं। तो यहां पे 5000 शेयर्स पे 6000 वोट है, तो टोटल में इस कंपनी के अंदर टोटल में 6000 वोटिंग है, 5000 शेयर पे 4000 शेयर पे 4000 वोट, 1000 शेयर पे 2000 वोट डिफरेंशियल वाले। तो इसका मतलब 6000 का 51% कितना होता है, 3060। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एटलीस्ट 3060 वोट देने की पावर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के अंदर 3060 वोट देने की पावर है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें क्या बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट पे 3000 इक्विटी शेयर्स हैं और 100 डिफरेंशियल वाले शेयर्स भी हैं, तो 3000 इक्विटी पे 3000 वोट और 100 डिफरेंशियल वाले पे 200 वोट, तो टोटल हो गए 3200 वोट्स। टोटल वोट्स कितने हो गए, टोटल वोट्स हो गए इनके पास 3200 वोट्स टोटल हो गए। और इनके पास इनको चाहिए कितने थे, 3060 वोट्स। इसका मतलब इन पे मोर देन 51% वोटिंग पावर है, तो यस ये गवर्नमेंट कंपनी है, यस ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसका मतलब ये रीजन समझ आ गया, इसका मतलब ये बात समझ आ गई कि बेसिकली अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स नहीं है तो सिंपल तरीका यही वाला आएगा, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स वाला, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल वाला, इक्विटी को भी गिन लो प्रेफरेंस को भी गिन लो, बात खत्म, 51% की कैलकुलेशन कर लो। लेकिन अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स हैं तो फिर तो वोटिंग सबके अलग अलग हो जाएगी ना, डिफरेंशियल शेयर्स में फिर तो बेस वोटिंग को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स वालों की वोटिंग डिफरेंट होगी और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट वालों की वोटिंग डिफरेंट होगी। तो टोटल वोटिंग कैलकुलेट करो, उस टोटल वोटिंग का 51% अगर आपके पास है तो आप वो गवर्नमेंट के पास है, भले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तो फिर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो इस एग्जांपल में टोटल वोटिंग 6000 थी, उसका 51% 3060 बनता था और इनके पास 3200 वोट है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉर्मली वर्ड क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन इसने क्या बोला, अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स हैं तो आप फिर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखोगे, आप टोटल वोटिंग पावर देखोगे। क्या देखोगे, टोटल वोटिंग पावर देखोगे। अब इसमें एक चीज और टेक्निकल कर दूं, अगर कल को मान लो कंपनी 2 साल तक, अगर कंपनी 2 साल तक, थोड़ा एनालिसिस टेक्निकल होने वाला है, 2 साल तक प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं देती, मान लो अगर कंपनी 2 साल तक प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं देती, अगर कल को कंपनी 2 साल तक प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं देती,
तो उस केस में इन प्रेफरेंस वालों पे भी वोटिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि जनरली प्रेफरेंस वालों पे वोटिंग पावर नहीं होती। लेकिन कंपनी लॉ का एक सेक्शन है 47, वो ये बोलता है कि अगर प्रेफरेंस वालों को आप 2 साल तक वोट नहीं दोगे तो उन पे भी वोटिंग आ जाएगी। तो फिर इस कंपनी में 10,000 शेयर्स पे वोटिंग आ गई पूरी की पूरी, तो फिर आप 11,000 वोट मानोगे। 10,000 के मैंने 11 क्यों बोले, क्योंकि अगर कल को इन प्रेफरेंस पे भी वोटिंग आ जाती है तो फिर इन प्रेफरेंस को भी कंसीडर करोगे 2 साल के बाद, तो फिर 5 ईयर प्रेफरेंस के 5,000 वोट, 4,000 इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट के 4,000 वोट, और 1,000 इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के 2,000 वोट, क्योंकि एक शेयर पे 2 वोट है, टोटल क्या होगा 11,000 वोट। तो फिर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के क्या होने चाहिए, 11,000 का 51% वोट्स होने चाहिए, 11,000 वोट्स के 51% वोट्स होने चाहिए। लेकिन वो कब की बात है, अगर कल को प्रेफरेंस को नहीं दोगे, लेकिन वो एक्सेप्शन है, इसलिए प्रेफरेंस को भी इग्नोर करके चलो, ज्यादा टेक्निकल मत बनाओ। नॉर्मल बात समझा दी, पेपर में भी इतना टेक्निकल करके नहीं पूछेगा। नॉर्मल बात ये समझाई सीधी सी भाषा में, अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स नहीं है तो पेड अप शेयर कैपिटल को बेस मानोगे, ये वाली कैटेगरी, और इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लोगे। और अगर कंपनी में डिफरेंशियल शेयर्स हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल को बेस नहीं मानोगे, टोटल वोटिंग पावर को बेस मानोगे, और फिर उसके अंदर प्रेफरेंस को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि प्रेफरेंस पे जनरली वोटिंग नहीं होती। और इक्विटी के अंदर फिर वोटिंग की कैलकुलेशन करोगे कि इक्वल राइट्स वाली कितने वोट हैं और डिफरेंशियल वाले कितने वोट्स हैं, और उसका 51% निकालोगे वोट्स का। तो अगर 51% वोट्स का है तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, वरना नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उस टोटल वोट्स का 51% होल्ड कर रही है तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, वरना नहीं। अब जाकर ये पहली अमेंडमेंट खत्म हुई है, छोटी सी 2 लाइनें और एनालिसिस इतना बड़ा, और मैं देख रहा हूं टीचर्स की वीडियो 1 घंटे में तो पूरी अमेंडमेंट ही खत्म हो गई भाई साहब। तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, मैं अमेंडमेंट्स को, भले थोड़ी सी बड़ी बन जाए, मैं ट्राई करूंगा 2 में बना दूं। सीएस वालों की मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, हो सकता है मैं सीए और सीएमए वालों की एक ही पार्ट में खत्म कर दूं, क्योंकि उनके अंदर फिर आगे वाली अमेंडमेंट कम होंगी ना, यहां ज्यादा है लेकिन आगे कम होंगी। तो सीएस वालों की मैं अमेंडमेंट 2 पार्ट में बनाऊंगा, सीए सीएमए वालों की एक ही पार्ट में खत्म कर दूंगा। ठीक, ये बात समझ आती है। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। तो गाइस, अब आपने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन तो समझ ली, अब निधि कंपनी की देखते हैं। निधि कंपनी बेसिकली क्या होती है, निधि कंपनी इज बेसिकली अ एनबीएफसी। निधि कंपनी क्या है, एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी समझ आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक का काम नहीं करती लेकिन फाइनेंस का काम करती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे को बताऊं ना, तो नॉर्मली इंडिया में एनबीएफसी को जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। लेकिन निधि कंपनी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। अच्छा, एग्जांपल में अगर मैं एनबीएफसी के बताऊं तो इसका एग्जांपल लिख लो तो मुथूट फाइनेंस। देखते हो, मुथूट फाइनेंस बैंक का काम नहीं करता। आप मुथूट फाइनेंस के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते, मुथूट फाइनेंस चेक वगैरह इशू नहीं करता, चेकबुक नहीं देता, है ना। मुथूट फाइनेंस बैंक वाले काम नहीं करता, लेकिन लोन वगैरह लेना तो आप ले सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं जो बैंक का काम नहीं कर रहे लेकिन फाइनेंस का काम कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो निधि कंपनी भी एक एनबीएफसी है, वो भी बैंक का काम नहीं करती, फाइनेंस का काम करती है। लेकिन फर्क कितना है कि नॉन बैंकिंग जो नॉर्मल एनबीएफसी होती है, जो आरबीआई रेगुलेट करता है, वो सबसे डील करती है, आउटसाइडर से भी डील करती है। लेकिन निधि कंपनी खाली अपने मेंबर से डील करती है। निधि कंपनी खाली किससे डील करती है, मेंबर से। निधि कंपनी खाली किससे डील करती है, मेंबर से। और निधि कंपनी प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, जैसे तुम समझना, मान लो तुम निधि कंपनी के अंदर गए, जैसे तुम लोग अपना बैंक में नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो ना, बैंक में एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, बैंक में अपना एफडी कराते हो, ऐसे तुम ना निधि कंपनी के पास भी अपनी एफडी करवा सकते हो। अब निधि कंपनी क्या करती है उस पैसे का, आप लोग गए निधि कंपनी के अंदर, अच्छा निधि कंपनी है एनबीएफसी जैसे, लेकिन बैंक जैसे एफडी करते हैं, निधि कंपनी एफडी कर सकती है, लेकिन बैंक जैसे चेकबुक इशू करते हैं, वो और सारे बड़े सारे बैंकिंग वाले जो वर्क हैं, बैंक में आपको लॉकर फैसिलिटी मिलती है ना, बैंक के अंदर आप सेल्फ का चेक काटते हो, बैंक के आप दूसरे बंदे का चेक काटते हो, बैंक में आप एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस की फैसिलिटी होती है, वो सब काम निधि कंपनी नहीं करती। निधि कंपनी का काम खाली पैसे के लेन देन में होता है। जैसे आप बैंक में एफडी करवाते हो, तो मान लो कि मिस्टर ए है, ये निधि कंपनी का मेंबर है। कौन है, मेंबर ऑफ निधि कंपनी, मेंबर मीन शेयर होल्डर। ये निधि कंपनी का मेंबर है और इसने निधि कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। अच्छा, निधि कंपनी इसको बदले में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। जब आपने उसको पैसा दिया तो उसके बदले में निधि कंपनी आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। मान लो निधि कंपनी आपको उस 10 लाख के ऊपर 8% पर एनम इंटरेस्ट देती है, मतलब एक साल में आपको 8% ब्याज देती है उसके ऊपर, मतलब 80,000 रुपए एक साल का इंटरेस्ट देती है। अब निधि कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को किसी दूसरे मेंबर को लोन की फॉर्म में बांट देगी। मान लो कोई मिस्टर बी, ये भी निधि कंपनी का ही मेंबर है, ये भी क्या है, निधि कंपनी का ही मेंबर है, और ये इसको लोन की फॉर्म में दे देगी वही 10 लाख रुपए, और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी 12% पर एनम। एग्जांपल लेके बता रहा हूं,
अच्छा, इसका मतलब जब निधि कंपनी लोगों से पैसा ले रही है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रही है, जब निधि कंपनी लोगों को लोन बांट रही है तो उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले रही है। यही बैंक भी करता है, बैंक भी यही करता है। तुम बैंक को, अगर तुम बैंक में एफडी करवाओगे तो बैंक तुम्हें 6% के आसपास देता है, 6-7% के आसपास। लेकिन तुम बैंक से लोन लेने चले जाओ, बैंक तुम्हारे से 12-13% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। सेम निधि कंपनी जब लोगों की एफडी अपने पास रखवा रही है और उनको इंटरेस्ट दे रही है तो 8% के हिसाब से दे रही है। जब निधि कंपनी लोगों को लोन बांट रही है तो 12% के हिसाब से बांट रही है। तो इसका उनसे मतलब 12% चार्ज कर रही है। तो 12 माइनस 8, जो बीच में 4% का डिफरेंस है, वो निधि कंपनी का प्रॉफिट है। वो निधि कंपनी का क्या प्रॉफिट? इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। सबका भला हो रहा है। अच्छा, इस बंदे को अपना पैसा जमा कराना था, इसका भला हो गया। निधि कंपनी का भला हो रहा है, ये भी प्रॉफिट कमा रही है। इसको लोन चाहिए निधि कंपनी से, इसका ही भला हो गया। सबका भला हो रहा है, इसलिए हम निधि कंपनी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ये इसका दूसरा नाम है। लेकिन में एक फर्क बैंक में, एनबीएफसी में, निधि कंपनी में क्या है? बैंक्स और नॉर्मल एनबीएफसी जो होती हैं वो सबसे डील करती हैं, मतलब जनरल पब्लिक से भी डील करती हैं। आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हो, एसबीआई में, पीएनबी में, तो क्या बैंक से आप लोन लेते हो? बैंक ये बोलता है कि आप पहले हमारे शेयर होल्डर बनाओ, हम तब तुम्हारे को लोन देंगे? नहीं, बैंक आपको लोन दे देगा आपसे, आपके रिकॉर्ड्स देख के, आपकी गुडविल देख के। लेकिन आप निधि कंपनी से लोन लेने जाओगे तो निधि कंपनी खाली लोन लेना और देना खाली अपने मेंबर से डील करती है, आउटसाइडर से डील नहीं करती। इसका अगर आपको निधि कंपनी में एफडी करवानी है या निधि कंपनी से लोन लेना है तो आपको पहले निधि कंपनी का शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, निधि कंपनी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये एक चीज है जो निधि कंपनी की डेफिनेशन आई है। देखो इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी आ गई बात। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी निधि का दूसरा नाम है। अच्छा, निधि का मतलब होता है सेविंग्स। निधि का मतलब क्या होता है? सेविंग। हिंदी में बोले तो निधि, इंग्लिश में बोले तो सेविंग। आप कुछ कुछ पैसा सेव कर रहे हो, अपनी एफडी करवा रहे हो, उनसे इंटरेस्ट कमा रहे हो, सेविंग कर रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा मंथली पैसा भी, तुमने देखा गली मोहल्ले में जो लोग कमेटी डालते हैं, कमेटी डालते हैं, अपना कुछ कुछ पैसा उनके पास जमा कराते हैं, 10,000 रुपए महीना, और सपोज 2 साल की कमेटी डाली तो 2 साल के बाद उनको पैसा जुड़ के मिल जाता है। तो सेम निधि कंपनी भी यही काम करती है, निधि कंपनी भी यही काम करती है। तो देखो, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी which the central government का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, may by official notification declare to be a निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में भी। कह रहा निधि कंपनी बेसिकली वो है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन निधि है, कौन म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है। एक्चुअल में नॉर्मली निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी को एक ही मानते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत स्लाइटर डिफरेंस आ जाता है। कई बार स्लाइटर डिफरेंस कैसे आ जाता है? जैसे सपोज कुछ निधि कंपनी ऐसी हैं जो खाली लोगों से पैसा लेती हैं और उनको इंटरेस्ट देती हैं बदले में, लेकिन वो आगे लोन नहीं बांटती। और कुछ ऐसी है जो सबका मिलजुल के काम करती है, तो उसके बेस पे वो कैटेगराइज करेंगे कि, और कुछ निधि कंपनी ऐसी हैं जो खाली सेविंग करवाती हैं अपने पास और आपको पैसा जुड़ने के बाद वापस कर देती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं करती। तो वो डिपेंड करता है कि वो निधि किस तरीके की, हम उसे निधि भी बोलेंगे या म्यूचुअल बेनिफिट भी बोलेंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट। ये बेसिकली पेपर में आएगी नहीं, छोटी सी डेफिनेशन है, 3 लाइनों की। नई डेफिनेशन आई है, कब आई है? 15/8/2019 को। लेकिन मैंने समझा दिया क्या होता है निधि कंपनी के अमेंडमेंट। गवर्नमेंट कंपनी की जो अमेंडमेंट है बड़ी खतरनाक थी, जो भी आपने समझी बहुत डिटेल में। मजेदार तो वो है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन गया तो आधे लोगों को समझ भी नहीं आएगा हो क्या गया। मैं देखता हूँ आधे से टीचर तो पता नहीं कुछ भी करा देते हैं गवर्नमेंट कंपनी में। तो आई होप आपको अमेंडमेंट अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड इस वीडियो को जितने भी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड चैनल पे बने रहें क्योंकि अभी मैं सीए फाउंडेशन का मैराथन भी लाने वाला हूं, प्लस सीए इंटर में मिलेंगे। ठीक, चलो, लव यू ऑल, बाय बाय।